वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी करेंगे शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ। 1.25 करोड़ विद्यार्थियों को डीबीटी से मिलेगी यूनिफॉर्म सहायता। मिर्जापुर में करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। नौ जुलाई को बांदा जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तैयारियों को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। पंडित जैन कॉलेज में जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के हितग्राही लाभान्वित। मंत्री रेखा आर्या ने जारी की 4 करोड़ से अधिक की सहायता राशि। कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों को मिल रहा लाभ। राम मंदिर चढ़ावा मामले में नया मोड़। चंपत राय ने लिखी चिट्ठी। आरोपों को बताया निराधार। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में नहीं मिला उनका नाम। अंतिम रिपोर्ट के बाद देंगे सभी आरोपों का जवाब। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी से गरमाई उत्तराखंड की राजनीति। बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला ने दिया धरना। चारधाम में भी चंदा चोरी का लगाया आरोप। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। बता दें कि इस योजना से 12 लाख शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों समेत उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 1.10 करोड़ विद्यार्थियों को डीबीटी के जरिए यूनिफॉर्म समेत कई मदों में सहायता दी जाएगी। इसके बाद सीएम मिर्जापुर पहुंचकर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके बाद चित्रकूट पहुंचकर 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 जुलाई के प्रस्तावित बांदा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। डीएम अमित आसेरी और एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने सभा स्थल और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरेगा, जिसके बाद वह पंडित जैन कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने मंच, सुरक्षा, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर जरूरी निर्देश दिए। प्रशासन कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। जो सभा स्थल तैयार हो रहा है उसमें जो भी आवश्यकताएं हैं, ये जेएन पीजी कॉलेज जो है यहाँ पर सभा का आयोजन होगा। उसके दृष्टिगत और मौसम के दृष्टिगत आज हमारे और कप्तान साहब के द्वारा पूरा निरीक्षण किया गया है और जो सभा स्थल तैयार हो रहा है उसमें जो भी आवश्यकताएं हैं वीआईपी मूवमेंट के दृष्टिगत उन सबका जायजा लिया गया है। वहीं बांदा में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बुंदेलखंड राज्य की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। जिला बार संघ कार्यालय में हुई बुंदेलखंड राज्य बनाओ मोर्चा की बैठक में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने वोट लो राज्य दो अभियान की घोषणा करते हुए सत्ताधारी दलों को चुनौती दी है। उन्होंने पीएम मोदी के 2014 में झांसी में किए वादे का हवाला देते हुए कहा कि जब राम मंदिर और धारा 370 हट सकती है तो बुंदेलखंड राज्य क्यों नहीं बन सकता। बैठक में बताया गया कि आजादी के बाद 30% रहे जंगल अब सिर्फ 3% बचे हैं। वहीं करीब 40% आबादी पलायन कर चुकी है। मोर्चे ने आगामी परिसीमन में बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की है। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बुंदेलखंड का इतिहास के बारे में विचार जानना चाहता हूँ। 1947 में देश आजाद हुआ। 1948 में विभिन्न
राजाओं ने भारत सरकार में विलय किया। हमारे बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के 32 राजाओं ने संयुक्त रूप से भारत सरकार में विलय किया। बड़ी खबर आपको बताएंगे, अयोध्या से राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने हाथ से लिखा पत्र जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि 6 जून से दान पात्र गणना के समय हुई चोरी को लेकर उन पर कई अनुचित आरोप लगाए गए, जिस पर उन्होंने अब तक मौन साधे रखा। चंपत राय ने बताया कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है, जिसमें फिलहाल उनका नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वे सभी आरोपों का कर्मवार जवाब देंगे और सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने अपने 45 वर्षों के प्रचारक जीवन को खुली किताब बताते हुए सभी राम भक्तों को नमन भी किया। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या के राम मंदिर धन गबन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 40 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। सुबह पुलिस टीम जेल पहुंची और रिमांड प्रक्रिया शुरू कर दी। 8 जुलाई सुबह 6 बजे से 9 जुलाई रात 10 बजे तक चलने वाली इस रिमांड अवधि में लवकुश, अनुकल्प और करुणेश से गहन पूछताछ की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ से जुड़ गए हैं। पवन, यदि हम बात करें चंपत राय की, तो चंपत राय ने चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने कहा कि 45 साल का प्रचारक जीवन कहते हुए खुली किताब की बात भी कही है और उन्होंने कहा कि जो एसआईटी की अंतिम जांच है उसके बाद ही वो कुछ आगे कहेंगे, जवाब देंगे। बिल्कुल, देखिए कविता, चंपत राय ने अपनी बात साफ की है और जब से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे पहले जब वो पैरवी करते थे इसकी जो मुकदमे की, उसके बाद से लगातार कभी चंपत राय ने अपनी तरफ से कुछ बयान नहीं जारी किया था। पहली बार उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिखने के पहले उन्होंने एक चौपाई लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी की, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर रखी है जारी। ये चौपाई का उल्लेख करते हुए इसका मतलब है कि जब कभी ऐसा संकट आए या कभी विषम परिस्थितियां आए तो अपने आप को शांत रह के इसका सामना करना चाहिए, ऐसा उन्होंने इस चौपाई के माध्यम से संदेश दिया। और उनका ये कहना है कि मैं जब से यहाँ भगवान राम की सेवा में हूँ और पिछले 45 सालों से मैं लगातार वर्क कर रहा हूँ और कभी भी किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई और मेरा काम पूरी तरह से खुली किताब की तरह है, हर कोई देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। और रहा अयोध्या राम चढ़ावा, जो अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके चढ़ावा से लेकर के चंपत राय ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने कहा है कि मेरा इस चीजों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम साफ तौर पर सामने आ रहा था जब इन्होंने पत्र लिखा है। पत्र लिखने के बाद वहाँ के जो संत महात्मा है उन लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि चंपत राय खुद इस तरह का जो है काम नहीं कर सकते या उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, अगर उन्होंने उसको इग्नोर किया है, लोगों का सपोर्ट किया है, कुछ लोग उनके जो नजदीक रहे उनके साथ रह के और इस घटना को अंजाम दिए हैं, तो जाहिर सी बात है आप खुद मत करिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उससे सपोर्ट करता है और उसको आप साथ देते हैं तो शायद माना जाता है कि आपका कहीं न कहीं से उससे जबरदस्त है और वो आदमी आपके नाम पर वो काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई और अब उन्होंने ये कहा है कि जब ये एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद वो बात करेंगे और कोई भी कार्रवाई उसके बाद की जाए। बिल्कुल पवन, यदि देखा जाए तो चंपत राय ने 2 पत्र लिखा है, एक पत्र राम भक्तों के लिए, दूसरा पत्र जो है एसआईटी के लिए। एसआईटी को जो पत्र लिखा है उन्होंने उसमें ये लिखा है कि मैं बाहर था तो इंतजार क्यों नहीं किया गया। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि एसआईटी को पत्र लिखा और एसआईटी इससे पहले भी जांच कर रही थी और चंपत राय चाहते तो उससे पहले भी पत्र लिख सकते थे, लेकिन जब ये बैठक हुई, बैठक के बाद पत्र लिखने का नहीं। अगर आपको कोई कहनी थी जब कभी समस्या उठी उसी समय, और ये जब बैठक होनी थी इसमें करीब 14 सदस्य थे, इसमें 9 सदस्य उस बैठक में मौजूद हुए और इससे पहले कभी इस तरह की बैठक भी नहीं हुई। राम मंदिर का निर्माण पिछले कई सालों से हो रहा है, लगातार हो रहा है और विश्व के सभी लोगों का जो आस्था है, जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, उन लोगों की सबसे बड़ी
आस्था है भगवान राम के चरणों में, और उन लोगों ने जो भी धन यहाँ पर चढ़ाया है, चढ़ावा चढ़ाया, उन सभी लोगों की एक मनता थी, हर आदमी भगवान राम के चरणों में वो चढ़ावा चढ़ा रहा था। उससे कोई उम्मीद नहीं थी कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में एक बात कही जाती है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे उसी तरह का फल मिल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने अपनी आस्था के साथ यहाँ पर अपना जो भी दान किया है, उस दान के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ हो रही है, जिन लोग जो लोग कर रहे हैं उसकी सजा उनको मिलेगी। ऐसे में चूंकि आध्यात्मिक चीजें हैं, आध्यात्मिक चीजों को जो आदमी समझ सकता है उससे बात की जाएगी। लेकिन अभी जिस तरह का चंपत राय ने पत्र लिखा है, और यह पत्र काफी संवेदनशील लिखा है, इसके बहुत सारे जो ट्रस्टी हैं उन लोगों का भी मन बदला हुआ है। लेकिन फिर भी जिस तरह की समस्याएं इस समय सामने आई हुई हैं, उन समस्याओं को देखते हुए अभी फिलहाल इस अयोध्या में जो दान चोरी का मामला है उसमें बहुत सारी बात सामने आ रही है, और सोशल मीडिया का पूरा प्लेटफॉर्म फटा पड़ा है क्वेश्चनों से। बिल्कुल। और पवन, यदि चंपत राय की बात करें तो एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जो सार्वजनिक हो गई है अत्यंत गोपनीय होनी चाहिए थी। देखिए, उसमें कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। पहली बात तो ये उन्होंने कहा गोपनीय होनी चाहिए थी, और दूसरा उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट आने के बाद किसी के ऊपर कार्रवाई की जाए। चक्कर ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों के ऊपर अगर उससे पूछताछ नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, तो एसआईटी किस तरह की रिपोर्ट दे पाएगी? क्योंकि बिना जानकारी के उससे अपडेट कहाँ से मिलेगा? किसी को अनटच कर देगी, किसी से बात नहीं करेगी, किसी से उठाएगी नहीं, पूछताछ नहीं होगी, तो किस तरह से वो बना पाएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे लोगों की संलिप्तता, और सीसीटीवी में फुटेज जो पिछले अप्रैल से और अभी तक का जो सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है, उसमें 70 बार ऐसी गतिविधियां आई हैं, जिसमें 70 बार पैसा किनारे किया गया, हटाया गया है, गड्डियां खोली गई है, या जो भी वहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ावा था उस पर हेरा फेरी की गई है। तो कम से कम जो अप्रैल से पहले की जो वीडियो फुटेज है वो तो नई जानकारी में है, लेकिन जब से वो वीडियो फुटेज है उसमें करीब 70 बार ऐसी स्थितियां उस पर बनी है। तो जाहिर सी बात है जब से भगवान राम का मंदिर बन रहा है उस समय से ही चढ़ावा चढ़ रहा है, तो गलतियां तो हुई हैं। अब उस गलती को लेकर कौन जिम्मेदारी लेगा, किसके सर पे ठीकरा लेगा? और सबसे बड़ी बात आपको बिल्कुल पवन, बहुत ही शुक्रिया आपका। तो बता दें कि अपने पत्र में चंपत राय ने लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर उनके खिलाफ कई बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। वहीं अयोध्या के रामकथा पार्क क्षेत्र में अवैध पार्किंग को लेकर सनातन रक्षक संघ ने नगर निगम को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं से मनमाने शुल्क वसूला जा रहा है और बिना अनुमति पार्किंग संचालित की जा रही है। संगठन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिस पर अपर नगर आयुक्त ने जांच का आश्वासन दिया है। वहीं ललितपुर के तालबेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC परिसर में एक अज्ञात महिला का अर्धनग्न शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव कई दिन पुराना होने के कारण उससे तेज बदबू आने लगी थी, जिसके बाद अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों की नजर उस पर पड़ी और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली तालबेहट पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। महिला परिसर तक कैसे पहुंची और शव की जानकारी किसी को क्यों नहीं हुई, पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। मृतका का शव काफी सड़ गल गया है, जो लगभग 4 से 5 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। मृतका के शव की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों से जानकारी करने के अलावा अन्य सभी संभावित प्रयास किए जा रहे हैं। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। उपरोक्त प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। वहीं बागपत में मूसलाधार बरसात से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सिसाना गांव में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर 2 से 2.5 फीट पानी भर गया, जिसे वाहन रेंगते हुए नजर आए। खेकड़ा कस्बे और दोघट थाना क्षेत्र में भी कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जल भराव के कारण कुछ वाहन चालक गिरकर घायल हुए तो कई वाहन खराब हो गए। स्कूली बच्चों को भी घर लौटने में खासी परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि इस बारिश ने धान की बुवाई कर रहे किसानों के चेहरों पर खुशी लौटा दी। वहीं करीब 10 दिन से गर्मी झेल रहे लोगों को भी काफी राहत मिली है और मौसम में ठंडक का एहसास होने लगा है। वहीं आजमगढ़ के जहानागंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बना रहे
5 दुर्दांत बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम गंभीर वन स्थित कृष्णा कॉलेज के खंडहर से देर रात घेराबंदी कर सभी को दबोचा गया। बदमाशों के पास से 3 पिस्टल, 2 अवैध तमंचे, 9 जिंदा कारतूस के साथ बता दें कि कटर, हथौड़ी, लोहे की पाइप और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने डकैती की योजना कबूल की है। पुलिस की सतर्कता से बड़ी वारदात होने से पहले ही साजिश नाकाम कर दी गई। सभी को न्यायालय भेजा गया है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 अदद पिस्टल 32 बोर, 3 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर, 2 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 3 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 अदद कटर, 1 पाइप हथौड़ी, 1 लोहे की पाइप एवं 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं लखनऊ में एलडीए ने अवैध भवनों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद करीब 1700 अवैध भवनों को नियमित करने के लिए भवन स्वामियों को नोटिस भेजे जाएंगे। कार्रवाई के लिए जोनवार भवनों की सूची तैयार कर ली गई है। पहले चरण में व्यावसायिक भवनों का नियमितीकरण होगा, जबकि दूसरे चरण में आवासीय भवनों के नक्शे नियमित किए जाएंगे। वहीं पीलीभीत के थाना माधो टांडा क्षेत्र के कुंवरपुर गांव में कपड़े सुखाने को लेकर हुए पुराने विवाद ने बीती रात खूनी रूप ले लिया। पार्क में कपड़े सुखाने पर हुई कहासुनी की रंजिश में आरोपी बालक राम अपने साथी महेश, रमेश और सोनपाल उर्फ बाबा साहब के साथ हथियारों से लैस होकर बाबू राम के घर पहुंचा और परिवार पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में दिनेश, उनका 6 वर्षीय बेटा यश, पत्नी प्रीति, पड़ोसी की 16 वर्षीय बेटी अंजलि और एक अन्य पड़ोसी रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीएचसी माधो टांडा में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्होंने हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। गांव में पुलिस बल तैनात है। इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए उन सबका उपचार हेतु उनको भेजा गया, जहाँ पे सभी जो घायल हैं, छर्रे जिनको लगे, उनकी स्थिति सामान्य, खतरे से बाहर है। और इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 जो आरोपी हैं उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और जिस वेपन से बुलेट फायर हुई उस वेपन को पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया। इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गुलामपुर गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवती ने परिवार के लोगों के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे 7 लोग बेहोश हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आरोप यह भी है कि युवती अपनी 4 साल की बेटी के साथ घर से चली गई। परिजनों का कहना है कि वह अपने प्रेमी के साथ जाने की योजना बना रही थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तहरीर और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसने दी है? बुआ अच्छा, क्या फिर क्या कराऊं? क्या भाग गए। वहीं पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव मीरपुर हेमूपुरा से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां बिजली का करंट लगने से पति पत्नी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पंखे का तार जोड़ते समय दोनों को करंट लग गया। सुबह दंपति कमरे में मृत मिले, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना से गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार। जबकि वो जो फोनो हुआ ना,